नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का मुसलमान। मैं हूं परवीन शेख। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई राजनीतिक क्रोनोलॉजी दिखाई दे रही है और इस क्रोनोलॉजी के केंद्र में है AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। सवाल यह है कि ओवैसी की यूपी में पहली 3 जनसभाओं के लिए यही इलाके क्यों चुने गए। पहली जनसभा बहराइच में, जहां वकार शाह और उनके परिवार का लंबे वक्त से राजनीतिक प्रभाव माना जाता है। दूसरी जनसभा बिजनौर में, यानी चंद्रशेखर आजाद के राजनीतिक प्रभाव वाले इलाके में, और तीसरी जनसभा सहारनपुर में, जहां इमरान मसूद की मजबूत सियासी पकड़ है। तो क्या ओवैसी की इन जनसभाओं का रूट महज सहयोग है या इसके पीछे एक सोची समझी सियासी रणनीति? क्या AIMIM यूपी में अपना जनाधार बढ़ाने के साथ साथ विपक्षी राजनीति के प्रभाव वाले इलाकों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ओवैसी की यह सियासी क्रोनोलॉजी आने वाले वक्त में यूपी की राजनीति में नए समीकरणों का संकेत है? आज के शो में समझेंगे ओवैसी की यूपी रणनीति का पूरा खेल। इलाके वही, चेहरे अलग, लेकिन सियासी संदेश बेहद साफ। सियासत में भीड़ हमेशा वोट में तब्दील हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब कोई नेता लगातार नए इलाकों में अपनी पकड़ बनाता दिखाई दे तो उसकी जनसभाओं में बढ़ती भीड़ चर्चा का विषय जरूर बन जाती है और चुनावी नतीजे उसके प्रभाव की गवाही देने लगते हैं। तो सियासी दलों को उस ताकत को नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। आज यही सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी को लेकर उठ रहा है। बहराइच से ओवैसी के अभियान की शुरुआत। पहले बहराइच की बात कर लेते हैं। ये सपा के पूर्व दिग्गज नेता वकार अहमद शाह और उनके परिवार के दबदबे वाला इलाका है। हालांकि इस सुरक्षित संसदीय सीट पर 2024 में बीजेपी के आनंद कुमार ने जीत दर्ज की, लेकिन समाजवादी पार्टी के रमेश चंद्रा ने उन्हें अच्छी टक्कर दी। 2011 की जनगणना के मुताबिक बहराइच में करीब 34% मुस्लिम आबादी है और इस जिले में दलितों की जनसंख्या भी करीब 15% है। चंद्रशेखर के चुनावी गढ़ को बनाया टारगेट। असदुद्दीन ओवैसी ने दूसरा टारगेट बिजनौर को सेट किया। यहीं की नगीना लोकसभा सीट से अभी आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर MP हैं। बिजनौर में तो 43% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है और यहां दलितों की आबादी भी करीब 22% है, जो सीधे सीधे चंद्रशेखर रावण के फेवर में गई। यही वजह है कि चंद्रशेखर भी यूपी विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत जून में बिजनौर से ही करने की उन्होंने कोशिश की थी। सहारनपुर के मुस्लिम इलाकों में पहुंचे ओवैसी। अब बात सहारनपुर की, जहां से 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेता इमरान मसूद को जीत मिली थी, जो पार्टी आलाकमान के बेहद करीबी माने जाते हैं, यानी प्रियंका गांधी वाड्रा के बेहद करीबी। और इसी जिले में 42% से ज्यादा मुसलमान हैं और इस जिले में भी 22% दलित है। यानी ये चुनावी गणित हमने आपको बताया कि ये 3 इलाके कैसे विपक्ष के लिए अब तक अभेद किले में तब्दील होते रहे हैं। दलित मुस्लिम गठजोड़ पर ओवैसी का जोर। यूपी चुनाव से पहले ही असदुद्दीन ओवैसी ने जय भीम जय मीम का नारा बुलंद करना शुरू कर दिया था। यूपी चुनाव में उनकी उम्मीद दलित मुस्लिम वोटों की एकजुटता पर टिकी है। उनकी क्रोनोलॉजी को डिकोड करें तो जितना मुस्लिम वोट काटने में सफल होंगे उतना बीजेपी को फायदा होगा। दलित वोट कितना कट पाएगा इसका अंदाजा लगाना अभी तो दूर की कौड़ी नजर आ रहा है, लेकिन इससे नगीना जैसे इलाकों में चंद्रशेखर के सियासी ताकत को नुकसान होने की आशंका जरूर है। यानी सियासी तौर पर उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो मुस्लिम दलित वोट की गठजोड़ से ही संसद पहुंचे हैं। राजनीतिक नजरिए से बीएसपी चीफ मायावती का पहला टारगेट फिलहाल चंद्रशेखर जैसे नेता की बढ़त को ही सीमित करना है, यानी कम करना है, ताकि वो बीएसपी को फिर से चुनावी रेस में ला सके। ऐसे में ओवैसी की सक्रियता का फायदा उन्हें भी मिल सकता है, यानी मायावती को इसका फायदा मिलना तय माना जा रहा है। ओवैसी की यूपी में लगातार हो रही जनसभाओं का रूट भी अपने आप में एक सियासी संदेश है। पहली जनसभा बहराइच में, जहां वकार शाह और उनके परिवार का प्रभाव माना जाता है। दूसरी जनसभा
बिजनौर में, जिसे चंद्रशेखर आजाद के राजनीतिक प्रभाव वाले इलाके के तौर पर देखा जाता है, और तीसरी जनसभा सहारनपुर में, जहां इमरान मसूद की मजबूत सियासी पकड़ है। यानी ओवैसी उन इलाकों में पहुंच रहे हैं जहां पहले से ही मुस्लिम वोटों और दलित वोट बैंक का जो समीकरण है वो फिट बैठ रहा है और उनके फेवर में जा रहा है। ओवैसी के समर्थकों का दावा है कि उनकी लोकप्रियता अब सिर्फ किसी एक इलाके या राज्य तक सीमित नहीं है। जनसभाओं में उमड़ती भीड़ को वो बदलते राजनीतिक मूड का संकेत मानते हैं। उनका तर्क है चुनावी मुकाबले अक्सर बेहद करीबी होते हैं, जीत और हार का अंतर कई बार कुछ हजार वोटों तक भी सिमट जाता है। ऐसे में अगर किसी नेता का अपना प्रभावशाली वोट आधार तैयार हो जाए तो वो चुनावी गणित को भी पूरी तरह से बदल सकता है, और यही ओवैसी कर रहे हैं। ओवैसी के दांव से सपा कांग्रेस की बड़ी टेंशन। इस दावे को बिहार के 2025 विधानसभा चुनाव के नतीजों से भी जोड़कर देखा जा सकता है। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने बिहार में 5 सीटों पर जीत दर्ज की। पार्टी ने सीमांचल इलाकों में अपनी राजनीतिक मौजूदगी को साबित किया और कई सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय भी बनाया। खास बात यह रही कि 2020 में भी AIMIM ने 5 सीटें जीती थी। हालांकि बाद में उनके 4 विधायक RJD में चले गए थे। 2025 में पार्टी का फिर 5 सीटों पर जीत दर्ज करना ओवैसी के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश माना गया, यानी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। अब सवाल यह है, क्या बिहार की इस सफलता को ओवैसी यूपी में भी दोहराने की कोशिश करें? क्या लगातार जनसभाओं के जरिए AIMIM अपना संगठन मजबूत करेगी, और क्या आने वाले चुनावों में ओवैसी ऐसे इलाकों को चुनेंगे जहां जीत हार का अंतर कुछ हजार वोटों का होता हो? यही वजह है कि यूपी की सियासत में ओवैसी की बढ़ती सक्रियता को अब हल्के में लेना मुश्किल है, और विरोधी दल यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, उनकी राजनीति जो अभी तक सिर्फ ओवैसी को वोट कटवा कहती रही है, लेकिन एक बड़ी टेंशन दोनों पार्टियों को दे रहे हैं। ओवैसी समर्थकों का दावा है कि अब तस्वीर बदल रही है, और उनका साफ कहना है कि जनता के बीच ओवैसी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, और आने वाले वक्त में उन्हें नजरअंदाज करके चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। बिहार में 5 सीटों की जीत के बाद अब यूपी में बढ़ती भीड़, लगातार बढ़ती राजनीतिक सक्रियता, क्या ओवैसी की राष्ट्रीय राजनीति के विस्तार का भी संकेत है? क्या यूपी के चुनावी मैदान में AIMIM नई ताकत बनकर उभरी, या फिर सिर्फ भीड़ की राजनीति है जिसका असली फैसला चुनावी नतीजे करेंगे? सवाल कई हैं, लेकिन इतना साफ है कि ओवैसी अब यूपी की सियासत में सिर्फ एक बाहरी आवाज नहीं, बल्कि ऐसे खिलाड़ी के तौर पर देखे जा रहे हैं जिसे नजरअंदाज करना आने वाले वक्त में विपक्षी दलों के लिए आसान नहीं होगा। विपक्ष के पास ओवैसी की काट नहीं। उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ ही एक नाम जो लगातार चर्चा में है, असदुद्दीन ओवैसी। AIMIM चीफ की यूपी में बढ़ती सक्रियता ने विपक्षी दलों की टेंशन बढ़ा दी है। ओवैसी लगातार उन इलाकों में पहुंच रहे हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की ताकत रखती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या आने वाले विधानसभा चुनावों में ओवैसी विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं? ओवैसी की रणनीति को समझने के लिए उनकी जनसभाओं के रूट पर भी नजर डालना जरूरी है। बहराइच से लेकर बिजनौर और सहारनपुर तक उनकी सक्रियता एक खास राजनीतिक संदेश देती है, और ये ऐसे इलाके हैं जहां मुस्लिम वोटरों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, और जहां पहले से ही विपक्षी दलों के मजबूत राजनीतिक चेहरे मौजूद हैं। ऐसे में ओवैसी की एंट्री सीधे तौर पर विपक्ष के पारंपरिक वोट बैंक को चुनौती देती दिखाई देती है, यानी मुस्लिम वोट बैंक को। ओवैसी समर्थकों का भी दावा है कि अब बल्कि धीरे धीरे अपना संगठन और जनाधार तैयार कर चुकी है। बिहार में पार्टी की चुनावी कामयाबी ने इस दावे को और मजबूती दी है। सीमांचल में AIMIM ने अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई, और ये दिखाया कि अगर किसी पार्टी का अपना मजबूत वोट आधार हो तो वो बड़े दलों के बीच भी अपनी जगह बना सकती है। यूपी में विपक्ष के लिए असली चिंता यही है कि कई विधानसभा सीटों पर जीत और हार का अंतर बेहद कम होता है। ऐसे में अगर AIMIM कुछ हजार वोट भी अपने पक्ष में करने में कामयाब हुई तो चुनावी समीकरण बदल जाएंगे। यही वजह है कि विपक्ष के लिए ओवैसी सिर्फ एक और राजनीतिक दल नहीं, बल्कि वोटों के बंटवारे का बड़ा फैक्टर बन चुके हैं। हालांकि ओवैसी की चुनौती सिर्फ वोट काटने तक सीमित है, या वो खुद एक बड़े खिलाड़ी के रूप में या मजबूत राजनीतिक ताकत बन रहे हैं, ये भी इस फैसले का जो फैसला होगा वो चुनावी नतीजे। लेकिन उनकी बढ़ती जनसभाएं, समर्थकों की भीड़ और लगातार बढ़ती राजनीतिक सक्रियता को नजरअंदाज करना अब आसान नहीं है। यूपी की सियासत में मुकाबला बीजेपी और विपक्ष के बीच जरूर है, लेकिन ओवैसी की एंट्री ने इस मुकाबले को कई सीटों पर त्रिकोणीय बना दिया है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या विपक्ष ओवैसी को रोकने की रणनीति तैयार करेगा, या फिर चुनावी मैदान में AIMIM की बढ़ती ताकत उसके लिए बड़ा सिरदर्द
बन जाएगी। तो आप जरा इस पूरी सियासी क्रोनोलॉजी को समझिए, क्योंकि ओवैसी की यूपी में बढ़ती सक्रियता को सिर्फ चुनावी दौरा कहकर नजरअंदाज करना शायद विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी यूपी में अपनी पहली जनसभा के लिए बहराइच पहुंचते हैं। वो बहराइच जाकर वकार शाह और उनके परिवार को लंबे वक्त तक वहां पर जो प्रभाव रहा उसे नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद ओवैसी का अगला पड़ाव बनता है बिजनौर, यानी वो इलाका जिसे चंद्रशेखर रावण की सियासी जमीन और उनके प्रभाव वाले इलाके के तौर पर देखा जाता है। और फिर तीसरी जनसभा सहारनपुर, जहां इमरान मसूद की मजबूत राजनीतिक पकड़ मानी जाती है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ 3 अलग अलग जनसभाएं हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सियासी रणनीति है? क्योंकि अगर ओवैसी का सियासी सफर उन इलाकों से होकर गुजर रहा है जहां पहले से ही मुस्लिम वोटर और दलित मुस्लिम सामाजिक समीकरण को लेकर राजनीति होती रही है, तो निश्चित तौर पर इन जनसभाओं के संदेश को समझना जरूरी हो जाता है। ओवैसी के समर्थक कहते हैं कि उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। सभाओं में उमड़ती भीड़ वो बदलते राजनीतिक माहौल का संकेत है। उनका दावा है कि आने वाले वक्त में ओवैसी को नजरअंदाज करके चुनाव जीतना अब विपक्ष के लिए आसान नहीं है, क्योंकि चुनावी मुकाबले अक्सर बेहद करीबी होते हैं और कई सीटों पर जीत हार का अंतर कुछ हजार वोटों का होता है। ऐसे में अगर AIMIM अपना अलग वोट बैंक मजबूत करती है तो उसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ेगा। बिहार में यही ओवैसी ने किया और यही उनकी कामयाबी की कहानी थी और वही अब यूपी में दोहराया जा रहा है। ओवैसी सिर्फ वोट काटने वाले नेता नहीं है, वो धीरे धीरे एक स्वतंत्र राजनीतिक ताकत बन रहे हैं और मुसलमानों में अपनी पकड़ बना रहे हैं और मुसलमानों के बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं। बहराइच से बिजनौर और बिजनौर से सहारनपुर तक का ये सियासी सफर महज एक यात्रा नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश है राहुल गांधी और अखिलेश यादव के लिए। अब देखना होगा कि ओवैसी की ये क्रोनोलॉजी आगे कहां तक जाती है और यूपी की सियासत में उनकी बढ़ती लोकप्रियता विपक्ष के लिए कितना बड़ा सिरदर्द साबित होती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ओवैसी कितनी सीटें जीतेंगे, सवाल यह है कि ओवैसी कितनी सीटों का चुनावी गणित बदल देंगे। यानी कुल मिलाकर ओवैसी का खेल और जो रणनीति है वो अब विपक्ष के लिए इसका कोई कार्ड भी नहीं है। इसी के साथ यूपी का मुसलमान में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।